सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 26 ऑफ अगस्त 2026। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है गवर्नमेंट पैनल गिव्स इन प्रिंसिपल नोट फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ 11 एयरपोर्ट। तो 11 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया जाएगा बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सेकेंड फेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन याद रखिएगा। इससे पहले 2000 में लगभग 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया गया था। वो कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं हम आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू प्राइवेटाइज 11 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट्स अंडर द पीपीपी मॉडल। तो ये जो प्राइवेटाइज होगा वो अंडर पीपीपी मॉडल होगा। एयरपोर्ट्स ग्रुप्ड इनटू 5 बंडल्स। इन्हें इन 11 एयरपोर्ट्स को 5 बंडल्स 5 के ग्रुप में बांटा गया है। ईच बंडल टू बी अवॉर्डेड टू वन कंसेशनरी उस कंपनी को कहते हैं जिसे ये प्रोजेक्ट अलॉट किया जाएगा। तो हर एक कंसेशनरी को एक प्रोजेक्ट मिलेगा, एक बंडल मिलेगा, एक बंडल ऑफ एयरपोर्ट्स मिलेगा। एम क्या है? एम इज टू डेवलप वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये काम कैसे करेगा? जो स्मॉलर एयरपोर्ट्स हैं वो सपोर्ट होंगे थ्रू क्रॉस सब्सिडाइजेशन। मतलब जो लार्जर एयरपोर्ट्स है, जो बंडलिंग में जो लार्ज एयरपोर्ट है उसका जो प्रॉफिट होगा उससे सब्सिडाइज होगा स्मॉलर एयरपोर्ट्स। दैट्स व्हाई दिस बंडलिंग इज डन। अगर 11 एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो वो है अमृतसर, कांगड़ा गगल, कुशीनगर, वाराणसी और बिहार का गया, देन रायपुर, भुवनेश्वर, औरंगाबाद, हुबली, तिरुपति एंड तिरुचिपली। तो ये 11 एयरपोर्ट्स को सिलेक्ट किया गया है। अगर बंडल की बात की जाए तो बंडल 1 में अमृतसर और कांगड़ा गगल को बंडल आउट किया गया है। बंडल सेकंड में वाराणसी, गया एंड कुशीनगर, इन तीनों एयरपोर्ट्स को। तो वाराणसी इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट, इससे सब्सिडाइज होगा गया एंड कुशीनगर। बंडल 3 में आपका भुवनेश्वर और होबाली है। होबाली इज इन कर्नाटका, याद रखिएगा। बंडल 4 इज रायपुर एंड औरंगाबाद। औरंगाबाद, दिस वन इज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड नॉट बिहार, तो ये याद रखिएगा। एंड बंडल 5 इज तिरुचिपली एंड तिरुपति। तो ये 5 बंडल्स हैं टोटल एयरपोर्ट्स के, जिसमें 11 एयरपोर्ट्स हैं। ये मैप पे मैंने दिखा दिया है, ये याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अपना ये सेकंड बंडल है इन विच वाराणसी, कुशीनगर एंड गया को क्लब किया गया है। हाउ विल द पीपीपी मॉडल वर्क? तो प्राइवेट कंसेशनरी विल हैंडल जितने भी ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट है, एयरपोर्ट डेवलपमेंट है, पैसेंजर टर्मिनल है, सिटी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वन बंडल वन, मतलब इतने जो ऑपरेशंस है उनको देखेगा प्राइवेट कंपनी। उसके अलावा ये याद रखिएगा एक बंडल सिर्फ एक कंपनी को अलॉट किया जाएगा, नॉट मोर देन वन। मतलब एक ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स सिर्फ एक प्राइवेट प्लेयर्स को अलॉट किया जाएगा। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट है, वो देखेगी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, नेविगेशन एंड सर्वेलांस सर्विसेज। इसके अलावा कार्गो ऑपरेशंस थ्रू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विसेज। तो जो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सब्सिडियरी है, ये कार्गो सर्विसेज देखेगा। तो इतने ऑपरेशंस विल बी लुक आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, और ये सारे ऑपरेशंस आपके देखेंगे प्राइवेट प्लेयर्स। जैसा कि मैंने बताया, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, पैसेंजर टर्मिनल्स एंड सिटी साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारे देखेगा प्राइवेट प्लेयर। अगर एम्प्लॉयज की बात की जाए तो 1 ईयर जॉइंट मैनेजमेंट पीरियड रहेगा। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ स्टाफ इन्वॉल्व इनिशियली 1 साल के लिए काम करेगा। उसके बाद जो 60% ऑफ एम्प्लॉयज है ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, उसको आपको 3 साल के लिए रखना पड़ेगा। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को उनको 3 साल के लिए रखना पड़ेगा। तो कंसेशनरी मस्ट रिटेन 60% ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज फॉर अप टू 3 years। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये फेज सेकेंड है। फेज फर्स्ट ऑफ एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए तो 2018-19 में हुआ था। उसमें अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, तिरुवनंतपुरम एंड गुवाहाटी को प्राइवेटाइज किया गया था। हाउ एयरपोर्ट्स वर चूजन, कैसे सेलेक्ट किया गया? तो 12 मेजर एयरपोर्ट को असेस किया गया था इनिशियली, और 136 स्मॉलर एयरपोर्ट्स लेटर इवैल्यूएटेड फॉर बंडलिंग। तो जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं
बिग एयरपोर्ट्स उसको स्मॉल के साथ बंडल किया जा रहा है ताकि क्रॉस सब्सिडाइजेशन के थ्रू इनको रन किया जा सके। जो बड़े एयरपोर्ट्स है उनके प्रॉफिट को यूटिलाइज किया जा सके स्मॉलर एयरपोर्ट्स को रन करने के लिए, इसलिए बंडलिंग की जा रही है। क्राइटेरिया इज वहाँ ट्रैफिक, लैंड अवेलेबिलिटी, कमर्शियल पोटेंशियल, केपेक्स नीड्स, प्रॉक्सिमिटी एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी होनी चाहिए। अगर देखा जाएगा तो अगला स्टेप क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू कंडक्ट मार्केट साउंडिंग एक्सरसाइज, मतलब जो भी स्कीम है वो बताया जाएगा टू प्राइवेट प्लेयर्स, दैट इज व्हाट मार्केट साउंडिंग एक्सरसाइज मींस। देन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू रिव्यू फीडबैक फ्रॉम प्राइवेट ऑपरेटर्स, फिर फीडबैक लेगी और जो भी चेंजेस होंगे प्रपोजल में बी मॉडिफाइड आफ्टर दैट बिफोर पीपी फाइनल रिकमेंडेशन जब करेगी उससे पहले सारे प्रपोजल को देख लेगी। तो याद रखिएगा, दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। इससे पहले 2018-19 में ऑलरेडी ये स्टेप लिया जा चुका है। चलिए आज का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू में बेसिकली हम क्या करते हैं, ये पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज कर देते हैं, तो इसको जरूर आप पॉज करके सॉल्व किया कीजिए, तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी, मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और वो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द proposed privatization of 11 airport authority of India airports. The first statement is the 11 airports are proposed to be grouped into 5 bundles. So this is correct. The bundling model seeks to support the smaller airports through cross subsidization from larger airports. This statement is also correct. And air traffic control and navigation services at these airports will be transferred to private concessionary. नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये रहेगा आपका, ये गवर्नमेंट मैनेज करेगी, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करेगा। तो 1 and 2 इज ओनली करेक्ट। हमें याद रखना है, हमारे लिए सबसे मेजर बंडल है दिस वन, कुशीनगर, वाराणसी एंड गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गवर्नमेंट लॉन्चेस बिहार विद्या साथी फॉर डिजिटल मेंटरशिप ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को 1-to-1 एकेडमिक सपोर्ट देने के लिए ये बिहार विद्या साथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। चलिए ये पूरा प्लेटफॉर्म क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इट इज अ 24/7 इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग एंड मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, मतलब 24 घंटे सातों दिन ये मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इट इज लॉन्च बाय द बिहार गवर्नमेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट, खासकर ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है ये प्लेटफॉर्म। इट प्रोवाइड्स पर्सनलाइज 1-to-1 academic support, 1-to-1 सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ये ऐप, ये पोर्टल। इट इज फ्री ऑफ चार्ज फॉर लर्नर्स, ये मुफ्त है और इट यूजेस एआई टूल्स फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी एंड टेलर्ड प्रैक्टिस। तो एआई का इस्तेमाल होगा। इसको नियरली 3 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर कवरेज है। 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल्स, इसको ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड 75,000 expert teachers and mentors are allocated for this. Student can choose mentors based on learning preferences. Initially roll out in model school. तो जितने भी मॉडल स्कूल्स है उनमें ये इम्प्लीमेंट होगा। रीचिंग एवरी कॉर्नर ऑफ बिहार। हु बेनिफिट्स एंड हाउ? तो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स को एकेडमिक सपोर्ट अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स में इनको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। क्लास 11th और 12th के साइंस के स्टूडेंट्स को स्पेशलाइज डिजिटल रिसोर्स प्लस लाइव ट्यूटरिंग प्रोवाइड की जाएगी। और एग्जाम्स की बात की जाए तो बिहार बोर्ड जेई या नीट में एग्जाम सपोर्ट दिया जाएगा बच्चों को। अगर की फीचर्स की बात की जाए तो डाउट रेजोल्यूशन सेशन चलेगा, एनी टाइम आप डाउट पूछ सकते हो अपने मेंटोर से। देन लाइव ट्यूटरिंग की जाएगी, लाइव क्लासेस चलेंगे, टेलर्ड प्रैक्टिस सेशन किए जाएंगे, कंटिन्यूअस एकेडमिक एंगेजमेंट किया जाएगा। उसके अलावा आप अपने अनुसार मेंटर्स को चूज कर सकते हैं। तो why it matters? Because it promotes educational equity in Bihar. सबको बराबरी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्वालिटी गाइडेंस एंड इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग एनी टाइम एनीवेयर, मतलब आपको गाइडेंस मिलेगा 24/7, कभी भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। इट हेल्प्स रिड्यूस गैप्स इन एक्सेस टू गुड टीचर्स, मतलब
सारे टीचर्स आपको, आप जिससे अच्छे से सीख सकते हैं, आपके लिए वो टीचर अवेलेबल रहेगा। इनिशियली लॉन्च फॉर मॉडल स्कूल, तो बिहार में जितने भी मॉडल स्कूल्स हैं उनमें ये पहला एज अ पायलट प्रोजेक्ट रन किया जाएगा। गवर्नमेंट प्लान्स एक्सपेंशन टू स्टेट रन स्कूल्स क्रॉस बिहार। फिर ये 3800 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्टेट रन स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, उनमें ये प्रोजेक्ट चलेगा। एम इज टू इंश्योर नो लर्नर इज लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कोई भी लर्नर पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो बिहार विद्या साथी ऐप लॉन्च किया गया है। इट इज अ मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स एआई इनेबल्ड इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन। इसको इनॉग्रेट किया है हमारे सीएम ने, चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी। लॉन्च फ्रॉम संकल्प ऑडिटोरियम लोक सेवा आवास, याद रखिएगा। एंड डेमो फीचर्ड बाय स्टूडेंट जानवी एंड जिया। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं और इसको समराइज करते हैं। Consider the following statement regarding the Bihar Vidya Sathi portal. It is a 24/7 digital mentorship and learning platform for school students. This is correct. It initially covers nearly 3 lakh students across 700 model schools in all 38 districts of Bihar. This is also correct. The platform provides AI-enabled personalized learning and live tutoring support. This is the aim. It is restricted only to class 11th एंड 12 स्टूडेंट नहीं, क्लास 9 10th को भी प्रोवाइड किया जाएगा और नीट जेईई स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा। इनफैक्ट बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो फोर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो एमसीक्यू 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, बिहार फर्स्ट मॉडर्न शिप रिपेयरिंग सेंटर बनाया जाएगा आपका दीघा पटना में, जिसकी लागत होगी 300 करोड़। तो बिहार का पहला आधुनिक शिप रिपेयरिंग सेंटर 300 करोड़ रुपए में दीघा में बनेगा। तो दिस इज द न्यूज। चलिए इसके रिगार्डिंग डिटेल्स देखते हैं। तो अगर की फैक्ट्स की बात की जाए तो बिहार फर्स्ट मॉडर्न शिप रिपेयरिंग सेंटर का लोकेशन होगा आपका दीघा पटना में। इसका अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात की जाए तो इसमें 300 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। एरिया इसके लिए अलोकेट किया गया है 5 एकड़। कंस्ट्रक्शन विल बिगिन इन मार्च 2027 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा और कंप्लीशन की बात की जाए तो 2028 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अप्रॉक्स 18 मंथ लगेगा इसको कंप्लीट करने में। अगर कैपेसिटी की बात की जाए, यहाँ पे 4 से 5 वेसल पर डे रिपेयर होंगे। तो रिपेयर कैपेसिटी इसकी 4 से 5 वेसल्स है। और यहाँ पे पार्किंग स्पेस 20 शिप्स को आप पार्क कर सकते हैं, मतलब 20 शिप आपका क्यू में रहेगा और 4 से 5 वेसल्स को डेली रिपेयर किया जाएगा। और इसके लिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंस्ट्रक्शन असाइन किया है एलएनटी को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। लोकेशन इज दीघा पटना। एस्टिमेटेड कॉस्ट 300 करोड़। इसको कंप्लीशन का टारगेट है 2028 में। बिगिन होगा कब से? मार्च 2027। और इसे अलोक किया गया है टू एलएनटी। तो एलएनटी इसको कंस्ट्रक्ट करेगी। अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो सारा रिपेयर होता है आपका कोलकाता में। तो वेसल्स फ्रॉम बिहार आर सेंट टू कोलकाता फॉर मेंटेनेंस, जिसके लिए 102 मंथ का समय लगता है, जो कि बहुत लंबा समय है। अगर पटना में ये बन जाता है तो आफ्टर द पटना रिपेयर सेंटर रिपेयर कैन बी कंप्लीटेड इन अबाउट 10 to 15 डेज। ये काम 10 से 15 दिन में ही हो जाएगा। इट विल रिड्यूस वेसल डाउन टाइम, इट विल कट मेंटेनेंस एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कट हो जाएगा। सपोर्ट शिप ऑन द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज एंड जितने भी अपर स्ट्रीम पे जितने भी पोर्ट्स हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा। इट विल स्ट्रेंथन बिहार इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। इनलैंड वाटरवेज को इतना ज्यादा प्रमोट क्यों किया जा रहा है? बिकॉज यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो रोड और रेलवेज के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए वाटरवेज को डेवलप किया जा रहा है बाय इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिहार इकोसिस्टम की बात की जाए तो पटना वेयर हाउस डेवलप किया जाएगा। जो मालवाहक जहाज होंगे उनके कार्गोज को रखने के लिए एक वेयर हाउस बनाया जाएगा पटना में। कार्गो अराइविंग बाय वाटरवे विल बी स्टोर्ड इन पटना। गायघाट पटना हाई लेवल एंड लो लेवल जेटी वेयर हाउस एंड सपोर्ट फैसिलिटीज। कालूघाट सोनपुर में मल्टी मॉडल टर्मिनल कैन berth 2 cargo vessels together and has water, rail and road connectivity। तो कालूघाट में याद रखिएगा मल्टी मॉडल टर्मिनल बनेगा। एंड कमर्शियल घाट्स की बात की जाए तो बक्सर, कच्ची दरगाह, दीघा, राघोपुर दियारा, बाढ़, अगुवानी, सुल्तानगंज, कहलगांव एंड
पाटेश्वर नाथ में ये कमर्शियल घाट्स बनेंगे। दिस इज नॉट दीघा, सॉरी फॉर दिस, दीघा इज नियर पटना, तो दिस हियर इज दीघा। तो यहाँ बनाया जाएगा आपका रिपेयर सेंटर। अगर बिहार में नेशनल वाटर वे की बात की जाए तो नेशनल वाटर वे इज ऑन रिवर गंगा, नेशनल वाटर वे 37 इज ऑन गंडक, वाटर वे 58 कोसी, 40 घाघरा, 54 करबनासा, नेशनल वाटरवे 81 पुनपुन एंड नेशनल वाटरवे 94 इट्स ऑन सोन रिवर। जैसे कि मैंने बताया कि वाटरवेज को प्रमोट क्यों किया जा रहा है, बिकॉज पर टन पर किलोमीटर अगर फ्रेट कॉस्ट की बात की जाए तो वाटरवे में सिर्फ आपको 1.30 रुपीज पे करना पड़ रहा है, जबकि यही रेल में अगर आप रेल से भेजते हो तो आपको 2 रुपए 41 पैसे पे करना पड़ेगा, और रोड के से अगर आप भेजते हो तो 3 रुपए 62 पैसे आपको लागत लगेगी पर टन पर किलोमीटर का। तो दैट्स व्हाई वाटरवेज मैटर फॉर बिहार। Waterways are the cheapest mode for freight. The Digha ship repairing center will reduce repair time and boost Bihar inland water transport. चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। Question is, with reference to the proposed modern ship repairing center in Bihar, consider the following statements. It is proposed at Digha in Patna. Very important fact. This is correct. Its estimated cost is about 300 crore. This statement is also correct. It will be developed over about 5 acres. तो 5 एकड़ की जमीन अलॉट हुई है इसके लिए, सरकार ने 5 एकड़ जमीन दी है। The responsibility for construction has been given to the Inland Waterway Authority of India. नहीं, L&T को मिला है। So agency is L&T. So construction responsibility has been given to L&T, Inland Waterway Authority of India selected the agency. So 1, 2 and 3 statements are correct. So this is all about the article. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मेइजी सीकर टू पुश न्यू वैक्सीन विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन इंडिया। तो ये दोनों कंपनी मिलकर जापानीज एंसेफेलाइटिस पर मेडिसिन बनाएगी। मेइजी सीका इज अ जापानीज कंपनी, ये याद रखिएगा, और ये आपसे अपने सब्सिडरी मेडिरिच फार्मा के थ्रू ये वैक्सीन डेवलप करेगी। जो जापानीज इंसेफेलाइटिस के रिगार्डिंग जो वैक्सीन है विच इज पॉपुलर इन जापान, उसका नाम है आपका केडी। तो इसको डेवलप करेगी जापानीज कंपनी। ये है बेसिकली एक इनएक्टिवेटेड सेल बेस्ड वैक्सीन। तो WHO 3 तरह का वैक्सीन रेकमेंड करती है ऑन जापानीज एंसेफेलाइटिस, जिसमें से एक है इनएक्टिवेटेड सेल बेस्ड वैक्सीन, सेकेंड वन इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एंड थर्ड वन इज लाइव रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो ये 3 तरह की वैक्सीन फॉर जापानीज एंसेफेलाइटिस WHO रेकमेंड करती है। चलिए पूरा न्यूज क्या है देख लेते हैं एक बार। तो मेइजी सीका फार्मा हैज पार्टनर्ड विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो जापानीज एंसेफेलाइटिस के ऊपर वैक्सीन बनाएगी। एम इज टू लॉन्च जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन इन इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर इंडिया में रेगुलेटरी अप्रूवल सीक कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। द वैक्सीन इज इंटेंडेड फॉर चिल्ड्रन एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी अफोर्डेबल। तो ये एक अफोर्डेबल वैक्सीन होगी। टेक्नोलॉजी आपका जापान देगा और इसका अफोर्डेबल प्रोडक्शन होगा इंडिया में थ्रू सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो द पार्टनरशिप कंबाइंस जापानीज वैक्सीन नो हाउ, मतलब जापानीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा विद इंडियाज लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ। इंडिया जापान हेल्थ पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल जेई वैक्सीन। अगर जापानीज एंसेफेलाइटिस की बात की जाए तो कॉज अगर इसका देख लिया जाए तो जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस इसका कॉज है। अगर वेक्टर की बात की जाए कि कौन फैलाता है इसे, तो इट इज स्प्रेड मेनली बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो, याद रखिएगा क्यूलेक्स मॉस्किटो इज अ वेक्टर। और होस्ट की बात की जाए कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो दे आर बेसिकली फाउंड इन पिग्स एंड वाटर बर्ड्स आर इम्पोर्टेंट एम्पलीफाइंग होस्ट है इसके। ह्यूमंस आर यूजुअली डेड एंड होस्ट, तो ह्यूमन के बाद ये कहीं और ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो ह्यूमंस आर बेसिकली डेड एंड होस्ट। सबसे वल्नरेबल सेक्शन है चिल्ड्रन आर स्पेशली एट रिस्क इन एंडेमिक एरियाज। प्रिवेंशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन एंड मॉस्किटो कंट्रोल ही इसका एकमात्र उपाय है। जापानीज एंसेफेलाइटिस इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज अफेक्टिंग द ब्रेन, तो ये ब्रेन को अफेक्ट करता है एंड नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। व्हाई दिस पार्टनरशिप मैटर्स, बिकॉज जापान क्या लाता है टेबल पे, तो जापान लाता है वैक्सीन टेक्नोलॉजी
एंड एक्सपीरियंस विद जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करेगा, लार्ज स्केल वैक्सीन सप्लाई कैपेबिलिटी डेवलप करेगा, अफोर्डेबल वैक्सीन एक्सेस फॉर चिल्ड्रन, स्ट्रॉन्गर इम्यूनाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ इंश्योर होगा, डीपर इंडिया जापान हेल्थ केयर कॉपरेशन इंश्योर होगा, और इट्स सपोर्ट फॉर वैक्सीन अवेलेबिलिटी इन इंडिया विल बी सपोर्टेड। जैसा कि मैंने बताया, तीन ब्रॉड कैटेगरीज है जो WHO बताती है फॉर जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन। वो तीन क्या क्या है? फर्स्ट इज इनएक्टिवेटेड सेल बेस्ड वैक्सीन, second is live attenuated vaccine, and the third one is live recombinant vaccine। तो ये तीन तरह के वैक्सीन है। अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो अगला स्टेप है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल सीक अप्रूवल इन इंडिया बिफोर लॉन्च। तो अप्रूवल सीक करना होगा। Meiji wants the approval process accelerated. Meiji may invest more in India's subsidiary Medirich, जो इसकी सब्सिडरी है Medirich Meiji की, उसमें ये इन्वेस्ट करेगा। और Medirich को Meiji ने 2014 में अक्वायर किया था। इसका मेन फोकस था टू एक्सपैंड जेनेरिक्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट्स। तो दिस इज द न्यूज। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Question is, consider the following statement regarding the Japanese encephalitis and the Meiji Seika partnership. First statement is, JE is a viral disease transmitted mainly by Culex mosquito. याद रखिएगा, this is correct statement. Humans are generally dead end host in JE transmission cycle. This is also correct. Humans के बाद ये कहीं ट्रांसफर नहीं होता है। Serum Institute of India is expected to seek regulatory approval and help manufacture the vaccine at affordable cost in India. This is also correct. And Japanese encephalitis is primarily transmitted directly from one infected human to another. तो ये नहीं होगा. This is incorrect. So 1, 2 and 3. हमारा अगला आर्टिकल है, UPI turns 10, मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को 10 साल पूरे हो गए हैं। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम राइजेस बाय 13,000 फोल्ड। चलिए ये पूरा न्यूज क्या है देखते हैं। तो व्हाट इज यूपीआई? इट इज अ फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। इसको लॉन्च किया गया था 25 अगस्त 2016 को। इट इज डेवलप्ड बाय, ये डेट याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 10 साल पूरे हुए हैं, तो 10 साल पूरे होने पे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 25 अगस्त 2016 या ईयर पूछ लिया जाता है कि कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, तो 2016 में लॉन्च हुआ था और 25 अगस्त को लॉन्च हुआ था। इज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रेगुलेटरी ओवरसाइट की बात की जाए तो आरबीआई से रेगुलेट करता है। उसके अलावा अगर कोर फीचर्स की बात की जाए तो इट इज रियल टाइम इंटरऑपरेबल सिंगल इंटरफेस पेमेंट गेटवे है ये। इट सपोर्ट्स P2P, मतलब ये पीयर टू पीयर, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर सकता है, या पीयर टू मर्चेंट, मतलब पीयर कोई पर्सन किसी बिजनेस को पैसे ट्रांसफर कर सकता है। तो ये दोनों मॉडल को सपोर्ट करता है। अगर की पिलर ऑफ इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंटरफेस, तो ये की पिलर है डिजिटल पब्लिक इंटरफेस का इंडिया में। अगर ग्रोथ की बात की जाए, पिछले 10 सालों में ग्रोथ हुआ है 13,000 फोल्ड का ग्रोथ हुआ है। 2016-17 की अगर बात की जाए तो जो एनुअल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम था इट वाज मियर 1.78 करोड़, पर 2025-26 में ये बढ़ के हो गया है 24,162 करोड़। तो 13,000 फोल्ड का ग्रोथ है। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात की जाए तो 2016-17 में ये वॉल्यूम था, ये वैल्यू है 0.06 लाख करोड़, और 2025-26 में 314 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है थ्रू यूपीआई। अगर बैंक्स की बात की जाए तो इनिशियली 2016-17 में 44 बैंक्स इंक्लूडेड थे, जो कि बढ़ के हो गया है आपका 703 बैंक। इसमें सारे प्राइवेट, पब्लिक, कमर्शियल, कोऑपरेटिव सारे बैंक इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा अगर की माइलस्टोन्स की बात कर ली जाए इन 2026, तो मई 2026 में यूपीआई क्रॉस 2300 करोड़ मंथली ट्रांजैक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब 2300 करोड़ मंथली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं थ्रू यूपीआई। मई 2026 का टोटल अगर बात की जाए तो 2320 करोड़ ट्रांजैक्शन। जुलाई की बात की जाए तो 2366 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं।
July 2026 was the highest monthly transaction volume in UPI 10-year journey. Financial year 2026 annual transaction की बात की जाए तो सिर्फ 2026 में 25-26 में 24,162 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है थ्रू यूपीआई. मर्चेंट सेगमेंट शोड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. व्हाई यूपीआई मैटर्स? Because it's transforming payment and empowering India. इससे financial inclusion ensure होता है. It expand access to digital payment. It promotes interoperability. एक इंटरफेस से आप अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स एंड मल्टीपल एप्स में पैसे भेज सकते हैं. मर्चेंट अडॉप्शन बूस्ट एवरीडे रिटेल पैप. मतलब बिजनेस हाउसेज ने इसे अडॉप्ट किया तो आप डेली ट्रांजैक्शन जो करते हैं दुकान वगैरह में कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो बहुत आसान हो गया. फॉर्मल इकोनॉमी को ये प्रमोट करता है. इट इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटल पार्टिसिपेशन. डिजिटल पेमेंट्स प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी. तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर पिलर ऑफ इंडियाज डीपीआई. अगर ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात की जाए तो IMF हैज एक्नॉलेज्ड यूपीआई एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बाय ट्रांजैक्शन वॉल्यूम. और इसे बहुत सारे देशों ने अडॉप्ट भी किया है. तो ये हमारा अचीवमेंट है. चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन इज with reference to the unified payment interface, consider the following statements. UPI was launched in 2016 and was developed by National Payment Corporation of India. This is correct statement. UPI operates under the regulatory oversight of the Reserve Bank of India. This is also correct. UPI supports P2P and P2M payments. तो ये भी सही है. Peer to peer, person to person and person to merchant payments. And UPI is a card-based payment system. नहीं, ये digital payment system है. That requires separate bank specific. नहीं, ये गलत. 1 2 3 1 2 B. Option B 1 2 3 the correct state. This is all about the article. हमारा next news article है ICAR ने, which is Indian Council of Agriculture Research, ने 16 न्यू ब्रीड्स ऑफ इंडिजिनस एनिमल को ऐड किया है. ये लिस्ट बन के लगभग 262 हो गए हैं टोटल. तो इंडिजिनस जो ब्रीड है उसका नंबर बढ़ के 262 हो गया है. अभी 16 को रिकॉग्निशन मिला है बाय ICAR. तो ये चलिए पूरा न्यूज को डिटेल में देखते हैं. तो ICAR registered 16 new indigenous animal breeds. टोटल रिकॉग्नाइज्ड इंडिजिनस ब्रीड्स इन इंडिया बढ़ के हो गया है 262. याद रखिएगा. इसका पर्पस है साइंटिफिक रिकॉग्निशन, डॉक्यूमेंटेशन और सबसे ज्यादा कंजर्वेशन पे एफर्ट लगेगा. इसका पर्पस अगर फोकस की बात की जाए तो फोकस इज एनिमल जेनेटिक्स, जेनेटिक रिसोर्सेज, क्लाइमेट रेजिलियंस. जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं वो क्लाइमेट को अडेप्ट करते हैं तो ये क्लाइमेट रेजिलेंट होते हैं और ये फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं हमारे. अगर कैटल की बात की जाए तो उमरदा, पेरियार. पेरियार याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है. इट इज अ ब्रीड फ्रॉम केरला. इट इज अ ड्वार्फ काऊ. ये ड्वार्फ काऊ है तो पेरियार याद रखिएगा. उमरदा, पेरियार, भोपाल एंड महाकुशाली. तो ये कैटल ब्रीड हो गए. अगर शीप्स की बात की जाए तो मदगयाल, सीमा सीमांचली, काउदेबर एंड असोमी. तो दीज आर शीप वैरायटी. गोट की बात की जाए तो तोतापुरी एंड बतीसी. उसके अलावा बफेलो की ब्रीड गोमाचली, डॉग, कोम्बाई, पिग, नगल, हॉर्स, कश्मीरी, डोंकी, ब्रज एंड याक, विच इज सिक्किमीज. सिक्किमीज याक को रिकॉग्नाइज किया गया है इन 16 ब्रीड्स. 16 न्यू इंडिजिनस ब्रीड्स को रिकॉग्नाइज किया गया है. सबसे इंपॉर्टेंट है पेरियार. तो ये आप कैटल्स तो जरूर याद रखिएगा. उमरदा, पेरियार, कोपाल एंड महाकुशाली को रिकॉग्नाइज किया गया है. Why indigenous breeds matter? Because ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है. दे आर बेसिकली क्लाइमेट रेजिलियंट लाइवस्टॉक. ये हीट एंड लोकल हीट को टॉलरेट करते हैं एंड लोकली अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को. दैट्स व्हाई दिस इंडिजिनस ब्रीड्स आर प्रमोटेड. क्योंकि लेटर ऑन व्हेन क्लाइमेट चेंज हैपेंस
क्लाइमेट चेंज के कारण जो बाहर से लाई ब्रीड्स हैं वो इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो हमें जो फूड हमारे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा वही लोकल ब्रीड्स ही इंश्योर करेगा। ये इंश्योर करेगा फार्मर लाइवलीहुड्स को, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को ये इंश्योर करेगा। तो कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज is promoted by this recognition. So indigenous breeds are India's genetic insurance against climate stress. So this is the main focus area. चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज consider the following statements regarding ICAR's registration of indigenous animal breeds. ICAR has registered 16 new indigenous animal breeds, taking the total recognized breeds in India to 262. ये नंबर याद रखिएगा। The new breeds include 4 cattle breeds and 4 sheep breeds. This is also correct. Gomanchali is a newly registered buffalo breed, while Sikkimese yak is a newly registered yak breed. This is also correct. And indigenous breed registration has no relevance to climate resilience. इसका मेन पर्पस ही है कि जो इंडिजिनस ब्रीड है उनको रिकॉग्नाइज करना, और ये जो भी इंडिजिनस ब्रीड होते हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं, इसीलिए इस पे इनका फोकस है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 1 2 and 3 इज करेक्ट। तो 1 2 and 3। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट एवर काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डॉक्ट्रिन विच इज नोन एज प्रहार। तो इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। चलिए पूरा न्यूज क्या है देखते हैं। तो प्रहार क्या है? प्रहार इज इंडियाज फर्स्ट एवर काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डॉक्ट्रिन। तो टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने के लिए इस मैकेनिज्म को लॉन्च किया गया है, इस डॉक्ट्रिन को बनाया गया है। अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर है, दे स्ट्रेस्ड strict anti-infiltration measures and faster action against cross-border terror links. तो cross-border terror links और anti-infiltration को रोकने के लिए ये डॉक्ट्रिन बनाया गया है। AI based analysis of information on MAC platforms will help create SOP for security challenges. इसमें पुलिस को हिदायत दी गई है, पुलिस वेर आस्क्ड टू अडॉप्ट एन इंटीग्रेटेड अप्रोच इन UAPA इन्वेस्टिगेशंस। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके इन्वेस्टिगेट करें। MAC क्या है? MAC इज एन इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म, इट इज नॉट रिलेटेड टू मैरिटाइम ट्रेड रेगुलेशन। तो दिस इज अबाउट द प्रहार। जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें काउंटर टेररिज्म पे बात की गई है। तो जो प्रहार जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, प्रहार डॉक्ट्रिन जो लॉन्च की गई है, उसका मेन एम है टू काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस फ्यूजन थ्रू MSC प्लेटफॉर्म्स, इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन ऑफ UAPA केसेस बाय द पुलिस। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल विजन भी बनाया गया है। डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स भी इसका एम है। एंड साइबर क्राइम फ्रेमवर्क एंड प्रॉक्सी वॉरफेयर बाय पाकिस्तान को भी टैकल करना इसका एम है। इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली 850 से ज्यादा ऑफिशियल्स फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज एंड पुलिस वर प्रेजेंट। अगर इमर्जिंग थ्रेट्स जो कि इस कॉन्फ्रेंस में जिसकी बात हुई वो है सब एरियल सिस्टम्स, जिसमें ड्रोन थ्रेट की बात हुई है। जैसे कि हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया में मोस्ट ऑफ द अटैक्स, इनफैक्ट यूक्रेन और रशिया में भी मोस्ट ऑफ द अटैक्स आर डन बाय ड्रोन्स। तो फोकस एरिया है ड्रोन थ्रेट्स को नलीफाई करना। ब्लू इकोनॉमी सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट मैरिटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर करना, मैरिटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर करना। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इट्स इम्प्लीकेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी।
Then biosecurity framework, prepare for biological threats and क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन को टैकल करना, ये सब डिस्कस हुआ और ये सब इस डॉक्ट्रिन का पार्ट है, दैट इज प्रहार डॉक्ट्रिन। तो याद रखिएगा प्रहार क्या है। इट इज इंडियाज फर्स्ट एंटी टेररिज्म एंड एंटी रेडिकलाइजेशन डॉक्ट्रिन। व्हाई दिस मैटर्स? बिकॉज ये इंडिया का फर्स्ट काउंटर रेडिकलाइजेशन डॉक्ट्रिन है। इट शोज अ डॉक्ट्रिन बेस्ड सिक्योरिटी अप्रोच। टूल्स की बात की जाए तो एआई इनेबल्ड इंटेलिजेंस एनालिसिस किया जाएगा, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन थ्रू एमएससी एंड इंटीग्रेटेड प्रोब ऑफ यूएपीए केसेस। प्रहार सिग्नल अ मोर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज consider the following statements regarding India's Prahar Doctrine and National Security Strategy Conference. Prahar is described as India's first ever counter-terrorism and counter-radicalization doctrine. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जैसा कि मैंने बताया। Then the conference emphasized the use of AI-based analysis of information available on multi-agency centered MSC platform. This is also correct. The conference also discussed threat from drone information warfare and the need for a biosecurity framework. This is also correct. The multi-agency center is primarily meant for regulating India's maritime trade. नहीं, इसका maritime trade से कुछ लेना देना नहीं है। So 1, 2 and 3 is correct. So B option is correct. MSC is an intelligence sharing mechanism and it is not related to maritime trade regulation. So this was it for today. Thank you everyone.